चलो यार, आज हो गया 14 फरवरी ना। तो आज का पहला न्यूज़ देखो। सीपीआई हम पढ़ते हैं ना, इकोनॉमिक्स में भी तुमको हम सीपीआई कराए हुए हैं, करंट अफेयर में भी मल्टीपल टाइम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कराए हुए हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स कराए हुए हैं। तो इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर चेंज हुआ है। हम हमेशा पढ़ते थे कि सीपीआई का बेस ईयर 2012 है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, लेकिन इसका बेस ईयर चेंज हुआ है। ध्यान में आ रहा है? होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई सीपीआई पढ़ते हैं ना इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में, करवाए हैं ना, करंट अफेयर में भी ये आते रहता है। तो ये डब्ल्यूपीआई वाला का तो कुछ न्यूज़ नहीं है, सीपीआई वाले का न्यूज़ आया है। न्यूज़ क्या आया है कि सीपीआई का बेस ईयर को बदल दिया गया है। मॉस्पी मिनिस्ट्री इसको रेगुलेट करती है सीपीआई को, तो सीपीआई का बेस ईयर बदल दिया गया है। पहले बेस ईयर क्या था? 2012 था। अब क्या कर दिया है? बेस ईयर 2024 कर दिया है। ठीक, पहले इसमें कितने आइटम्स थे? 299। अब कितने हो गए हैं? 358 आइटम्स हो गए हैं। पहले ऑनलाइन मार्केट इसमें कवर नहीं होता था, अब 12 ऑनलाइन मार्केट कवर होने लगा है। लेकिन कहाँ का कवर होगा? वैसे शहर का होगा जहाँ की पॉपुलेशन 25 लाख के ऊपर की है। ठीक, तो आज के डेट में अभी जो चेंजेस की है मॉस्पी ने, बेस ईयर बदला है, आइटम्स ज़्यादा ऐड किए हैं। ऑनलाइन मार्केट पहले नहीं था लेकिन अब आ गया है। 12 ऑनलाइन मार्केट को इसमें ऐड किया गया है, लेकिन सिर्फ उन्हीं शहरों में ऐड किया गया है जहाँ की पॉपुलेशन 25 लाख से ऊपर की है। ठीक, पहले कंबाइंड इंडेक्स निकलता था, मतलब सबका एक ही, रूरल का अर्बन का सब एक ही जगह रहता था। लेकिन अब जो चेंज हुआ है, ये सिर्फ कंबाइंड इंडेक्स नहीं निकलेगा, कंबाइंड तो निकलेगा ही, रूरल अलग निकलेगा, अर्बन अलग निकलेगा, इन्फ्लेशन के लिए अलग निकलेगा। तो पहले सारा इकट्ठा खिचड़ी एक जगह निकलता था, अब अलग अलग भी निकलेगा और कंबाइंड भी निकलेगा। नॉट ओनली कंबाइंड हमने लिखा है, मतलब कंबाइंड तो निकलेगा अभी भी, लेकिन साथ में रूरल का अलग डाटा निकलेगा, अर्बन का अलग, इन्फ्लेशन का अलग, ये ध्यान रखना। तो सीपीआई पहले कंबाइंड रिलीज होता था, एक ही साथ सब जगह कहा जाता था, लेकिन अब कंबाइंड तो होगा ही, साथ में अलग अलग भी सीपीआई रिलीज होगा। ठीक, पहले फूड एंड बेवरेजेस का कवरेज कितना था सीपीआई में? 45.88%, और अब कितना हुआ है? 36.75%। तो ये ध्यान रखना, इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हुई है क्योंकि नए आइटम्स ऐड हुए हैं इसीलिए। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वैसा प्राइस इंडेक्स जिस पे कंज्यूमर, हम और तुम सामान खरीदते हैं, उस इंडेक्स को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। तो उसके कुछ पुराने प्रोविजंस ये थे, ये नए वाले हैं। ये नहीं, ये तो कुछ एक्स्ट्रा बेसिक फैक्ट लिखे हुए हैं। अब देखो, ये सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंपाइल कौन करता है? तो मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, वही इसको निकालती है, वही सब कुछ करती है। और कौन से फार्मूला के बेसिस पे निकाला जाता है सीपीआई? तो एक लेस्पियर्स इंडेक्स फार्मूला है, उसी का इस्तेमाल किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, एक और फैक्ट ध्यान रखो, अभी जो मॉस्पी मिनिस्ट्री ने बेस ईयर बदल दिया है, देखो बेस ईयर पहले 2012 था, अब 24 कर दिया है ना। तो ये किसके बेसिस पे किया है? तो डन ऑन द बेसिस ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24। देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, HCES क्या है? तो HCES यहाँ लिखा है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24, और ये हम तुमको अभी जनवरी में कराए हैं डिटेल में कि रूरल एरिया में भी कंजम्पशन बढ़ा है, अर्बन में भी बढ़ा है। डिटेल में कराए थे, इकोनॉमिक्स का एक आर्टिकल था, जनवरी के शुरुआत में ही एक आर्टिकल तुमको हम कराए हैं। तो इसी ये हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के बेसिस पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने नया बेस ईयर इंट्रोड्यूस किया है। किसमें? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। किसके बेसिस पे? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के डाटा के बेसिस पे हमने ये डिसीजन लिया है कि अब से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर होगा 2024 होगा। मेन जजमेंट यही है, मेन डिसीजन यही है। 2012 से बेस ईयर को हमने 2024 किया है। ये सब तो कुछ कुछ अलग अलग एक्स्ट्रा चेंज कर दिए गए हैं। अब हम कहते हैं ना कि जब दुकान पे गए ही हैं तो कुछ और चीज़ भी देख लो, सिर्फ शर्ट लेना था, शर्ट ही थोड़ी ना देखेंगे। तो कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें और बदल दी गई है, जैसे कि आइटम्स एक्स्ट्रा हो गए हैं, पहले 299 थे, 358 है। पहले ऑनलाइन नहीं था, अब आ गया है, और 12 ऑनलाइन मार्केट, लेकिन वहीं आएगा जहाँ की पॉपुलेशन 25 लाख के ऊपर की है। पहले फूड एंड बेवरेजेस का रेशियो 45.88 था, अब 36.75 है। पहले मात्र एक पन्ने में सारा कंबाइंड खिचड़ी निकल आता था, सीपीआई का डाटा, रूरल अर्बन सब इसी में मिक्स था। अब कंबाइंड तो आएगा ही, एक ही में सब कुछ रहेगा ही, लेकिन रूरल
रूरल का अलग भी निकलेगा, अर्बन का अलग भी निकलेगा, और इन्फ्लेशन के लिए एक सीपीआई का डाटा अलग भी निकलेगा। तो अब सिर्फ कंपाइल्ड नहीं निकलेगा, अब सिर्फ कंबाइंड नहीं निकलेगा, अलग अलग भी निकलेगा और कंबाइंड भी अब निकलेगा। पहले सिर्फ कंबाइंड था। ठीक, कंप्लीट अगर हम देखें तो ये निकालता कौन है डाटा सीपीआई का, तो मॉस्पी इसको कंपाइल करती है, वही निकालती है। लेस्पियर्स इंडेक्स फार्मूला का इस्तेमाल करती है मॉस्पी सीपीआई निकालने के लिए। बस कहानी खत्म। अब दो फैक्ट और ध्यान रख लो, कुछ आइटम्स को रिमूव भी किया गया है। देखो, एडिशन ऑफ न्यू आइटम्स, ये तो हम देख लिए कि यहाँ 299 आइटम्स ही हैं, अब 358 आइटम्स हो गए हैं, मतलब जरूर आइटम्स इंक्रीज हुआ है। तो एडिशन ऑफ आइटम्स तो हमको समझ में आ गया कि हाँ ऐड हुए हैं, जैसे कि OTT सब्सक्रिप्शंस, पेन ड्राइव्स, फिटनेस इक्विपमेंट्स, ये सब पहले नहीं था, अब ऐड हो गया है। तो अब देखो ना, 299 से 358 हुआ है, तो सारा आइटम्स तुम याद थोड़ी ना करोगे। 3-4 हम एग्जाम्पल के लिए लिख दिए हैं कि कौन कौन से आइटम्स नए ऐड हुए हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो बेस ईयर चेंज हुआ है उसमें सीपीआई के बास्केट में कुछ नए आइटम्स भी ऐड किए गए हैं। ठीक, लेकिन कुछ पुराने आइटम्स को, ऑब्सोलेट आइटम्स को रिमूव भी किया गया है। ऑब्सोलेट आइटम्स मतलब वैसा आइटम्स जिसका अब प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है, जिसका प्रोडक्शन भी खत्म है, जिसका यूज भी खत्म है। ठीक, जैसे वीसीआर, डीवीडी प्लेयर, टेप रिकॉर्डर, इन सब का ना प्रोडक्शन हो रहा है ना अब कोई यूज कर रहा है। अब तो एक इकलौता मोबाइल है, सब कुछ उसी में है। तो ऐसे ऑब्सोलेट आइटम का जिसका प्रोडक्शन, रिमूव, ये यूज सब बंद हो चुका है, उस आइटम्स को हमने सीपीआई से हटाया भी है। तो अगर वो एक स्टेटमेंट बना दे कि सम आइटम्स आर एडेड वाइल फ्यू आर डिलीटेड फ्रॉम द रिसेंट चेंजेस इन सीपीआई, तो कंफ्यूज मत होना कि डिलीट हुआ है कि नहीं। यस, डिलीट हुआ है। कुछ ऑब्सोलेट आइटम, पुराने आइटम्स को हमने हटा दिया है, जो जिसका प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन अब नहीं हो रहा है, इन सब का नहीं हो रहा है, तो हटा दिया है। कहानी खत्म, न्यूज इतनी ही थी। सेक्रेड ग्रोव्स रिपीटेड टॉपिक है, रिपीटेड टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए। ये लास्ट ईयर से न्यूज़ में बना हुआ है, तो लास्ट ईयर कहना गलत होगा, 2024 से ये न्यूज़ में बना हुआ है, और 2-3 महीने में एक बार ये न्यूज़ में आता है। और अभी पूछा नहीं है यूपीएससी हाल फिलहाल में, लेकिन पूछेगा जरूर, पूछेगा जरूर। इससे तो जो आगे तुमको हम कुछ ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जो स्टेट पीसीएस वाले पूछे भी हैं कुछ स्टेट में, आगे पूछ भी सकते हैं, लेकिन ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूछेगा जरूर किसी न किसी साल, पक्की बात बता रहे हैं। अब हम लोग का किस्मत सही रहा तो 26 में ही आ रहा है। ठीक, चलो देखो, सेक्रेड ग्रोव्स होते क्या है, ये नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं, कुछ नहीं, नॉर्मल जंगल हैं, जिनका प्रोटेक्शन कौन करते हैं, इंडिजीनियस पीपल, वहाँ के जो आदिवासी लोग, ट्राइबल लोग हैं, इंडिजीनियस लोग हैं, वो लोग इसका प्रोटेक्शन करते हैं। क्यों प्रोटेक्शन करते हैं? क्योंकि उनका मानना है कि ये जो सेक्रेड ग्रोव, ये जो पेड़ है, ये बहुत पवित्र है, इसमें मेरा रिलीजियस बिलीफ है, इसमें मेरा स्पिरिचुअल बिलीफ है। जैसे कि अपने घर में मानो, हमारे यूपी, बिहार, एमपी वाले रीजन में केले के पेड़ की पूजा होती है, तुलसी की पेड़ की पूजा होती है, पीपल के पेड़ की पूजा होती है, समी की पेड़ की पूजा होती है। ये सब क्या है? हमारा कल्चरल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल बिलीफ है एक पेड़ को लेकर। ग्रुप्स मतलब यहाँ पेड़ को बोला गया है। और सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, सैक्रेड का मतलब होता है पायस, जो पूजनीय है, सैक्रेड पवित्र। तो पवित्र पेड़ के प्रोटेक्शन की बात यहाँ की जा रही है। तो ये भी नेचुरल फॉरेस्ट ही होते हैं। देखो ना, पीपल, तुलसी, ये सब नेचुरल फॉरेस्ट हैं, नेचुरल पेड़ हैं। इनका प्रोटेक्शन इंडिजीनियस कम्युनिटी करती है। क्यों करती है? क्योंकि उनका कल्चरल बिलीफ है, रिलीजियस बिलीफ है, स्पिरिचुअल बिलीफ है कि इस पेड़ में हमारे भगवान है, हमारी स्पिरिचुअल बिलीफ है इस पेड़ को लेकर। वो ऑफन एसोसिएट कर देते हैं एक पेड़ को एक देवता से या किसी अपने एंसेस्टर के स्पिरिट से कि इस पेड़ में हमारे पूर्वजों की आत्मा है। बिलीफ है उनका, हम भी मानते हैं ना, हम भी बिलीव करते हैं। हमारा बिलीफ सिस्टम अलग है, इंडिजीनियस ट्राइबल्स का बिलीफ सिस्टम अलग है। इनफैक्ट अलग क्या है, सेम ही है। वो भी लोग पेड़ को भगवान मान के पूजा कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी पेड़ को भगवान मानकर पूजा किया जाता है। तुलसी के पेड़ की पूजा होती है, सम्मी के पेड़ की होती है, अलग अलग पेड़ की पूजा होती है। तो इसमें कुछ गलत और सही नहीं है, हमारा बिलीफ है, बिल्कुल मानना चाहिए। तो ट्राइबल्स लोग भी मानते हैं, तो उन्हीं को हम बेसिकली सैक्रेड ग्रुप्स कहते हैं। अब तुमको ये समझ में आ गया होगा कि सैक्रेड ग्रुप्स होता क्या है। और ये मेनली ट्राइबल कम्युनिटीज के रिगार्डिंग अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक,
अगर हम इंडिया में देखें तो 1 मिलियन से ज़्यादा सेक्रेड ग्रुप्स के फॉरेस्ट हैं, और अगर हम काउंटिंग करें तो 1.5 लाख से ज़्यादा, ये स्क्वायर नहीं है, ये सेक्रेड ग्रुप्स है, 1.5 लाख से ज़्यादा सेक्रेड ग्रुप्स अप्रोक्स है इंडिया में। ठीक, कहाँ पे स्पेशली देखने को मिलेगा? वेस्टर्न घाट्स, हिमालयन रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, सेंट्रल इंडिया, ऑल, मतलब अब इन सब जगह ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन अगर तुमको हम बताएं तो ये ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी देखने को मिल सकता है और मिलता है। ठीक, लेकिन ज़्यादा इन सब एरिया में देखने को हमें मिलता है। ठीक, सबसे ज़्यादा कौन से शहरों में है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, सबसे ज़्यादा यहाँ है। कुछ लोकल नेम्स देख लो। बिहार में सेक्रेड ग्रुप्स को सरना कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में देववन कहते हैं, कर्नाटका में देवरा कड्डू कहते हैं, केरला में कावा कहते हैं, महाराष्ट्र में देवराई कहते हैं। अब हम सारे स्टेट्स और उनके सेक्रेड ग्रुप्स के नाम नहीं लिखे हैं, जहाँ ये तुम थोड़ा सा खुद भी रिसर्च करना और सारे स्टेट और उनके ग्रुप्स का नाम याद कर लेना तो थोड़ा इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ स्क्रॉल डाउन करते रहना, जितना माइंड में हो बैठते जाए। कुछ और एक्स्ट्रा इधर उधर मोबाइल चलाते हो कभी सर्च कर लेना, देख लेना, तो कुछ और स्टेट्स हैं उनके भी नाम याद हो जाएंगे। अब हम यहाँ लिख के क्या करें, तुमको ये चीज़ याद तो करवा नहीं सकते हैं। ठीक, ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही याद होनी होगी तो होगी। 3-4 का हमने लिख दिया है कि किस स्टेट में सेक्रेड ग्रुप्स को क्या बोला जाता है। सेक्रेड ग्रुप्स एक यूनिवर्सल टर्मिनोलॉजी है, लेकिन जो यहाँ के इंडिजीनियस कम्युनिटी हैं, आदिवासी हैं, वो थोड़ी ना बोलेंगे सेक्रेड ग्रुप्स, वो तो अपना कुछ लोकल लैंग्वेज में नाम रखे होंगे। उसी तरीके से बिहार में क्या नाम लोकल रखा गया है? सरना। हिमाचल प्रदेश का लोकल नाम देववन रखा गया है। तो ये सब कुछ नहीं सेक्रेड ग्रुप्स हैं। ठीक, वो हो सकता है 4 सेक्रेड ग्रुप्स के ही नाम लिख दे और बताएंगे कि बताओ कौन इसमें से सेक्रेड ग्रुप्स है, नहीं है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस हाउ मेनी आर सेक्रेड ग्रुप्स बताओ, या फिर सेक्रेड ग्रुप्स दे देंगे, स्टेट्स को मैच करने के लिए दे देंगे, पूछ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, नो डाउट। थोड़ा सा टफ होगा ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि सारे स्टेट्स का याद करना होगा, लेकिन कुछ गिने चुने स्टेट्स का जरूर याद कर लेना, जैसे कि हिमालयन रीजन, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। चलो ये 5 तो लिखा है, ये 5 तो याद करो, आगे देखेंगे। अब देखो, यहां तक तो बेसिक तुमको बताया। अब इंडिया का जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2006 का, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सेक्रेड ग्रुप्स कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व्स के अंडर आता है। यहां से ध्यान से समझना, इंडिया में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2006 का। इस फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग सेक्रेड ग्रुप्स जो है वो किसके अंडर आएगा? कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेस के अंडर आएगा। अब देखो, ग्राम सभा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होती है प्रोटेक्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, कंजर्व करने के लिए किसको? कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व को। तो सेक्रेड ग्रुप्स आ रहा है किसके अंडर? कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व के अंडर। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने की, मैनेज करने की, कंजर्व करने की जिम्मेदारी किसकी है? ग्राम सभा की है। तो ग्राम सभा ही इनडायरेक्टली सेक्रेड ग्रुप्स को रेगुलेट करेगा एज पर फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट 2006। देखो ना, हमारे पास एक फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का। फॉरेस्ट राइट एक्ट ये कहता है कि सेक्रेड ग्रुप्स तुम कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज के अंडर आओगे। ठीक है, वो आ गया कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज के अंदर। अब इस कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कौन करती है? ग्राम सभा करती है। प्रोटेक्ट भी करेगी, मैनेज भी करेगी, कंजर्व भी करेगी। किसको? कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज को। और कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज के अंडर ही तो सेक्रेड ग्रुप्स आ रहा है एज पर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। तो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज का सारा रेगुलेशन ग्राम सभा कर रही है, तो ग्राम सभा ही सेक्रेड ग्रुप्स का रेगुलेशन करेगी। ये फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 कहता है। यहाँ समझ में आया तुमको? और इसको ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कंट्रोल से इंडिपेंडेंट रखा गया है। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कौन रेगुलेट कर रहा है? ग्राम सभा कर रही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं रेगुलेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल एरियाज है ना, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, लोकल गवर्नमेंट में भी हम पढ़े थे कि ट्राइब्स के बिलीफ कल्चर अलग होते हैं, तो वहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस दिए जाते हैं ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एरियाज में। तभी तो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल बनाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज बनाया गया है, ताकि ग्राम सभा पूरा उसका मैनेजमेंट करे, और जो इंडिपेंडेंट स्टेट की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो उसमें ये रिस्ट्रिक्शंस ना डाल पाए। ग्राम सभा की अपनी वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चले रिगार्डिंग कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ये क्लियर हुआ? ये तो फॉरेस्ट राइट एक्ट की हम बात कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग क्या नियम है। लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि तुम सेक्रेड ग्रुप्स को डिक्लेयर कर सकते हो एज कम्युनिटी रिजर्व्स, और उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कंट्रोल में ले आता है। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट ग्राम सभा को पावर दे रहा है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रहा है। तो यहाँ एक लीगल कॉन्फ्लिक्ट मच जाता है। तो ये एक दिक्कत है। ये एक पॉइंट ध्यान रखना, वो लॉ से भी पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में सवाल कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन क्या अलाउ किया है
और फॉरेस्ट राइट्स के अकॉर्डिंग किसके पास पावर है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज को डिक्लेयर करने के लिए? पूछ सकते हैं। अंडर FRA 2006 कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज कौन डिक्लेयर कर सकता है? ग्राम सभा। इस दोनों में वो फंसा सकते हैं सेक्रेड ग्रुप्स के ही क्वेश्चन में। कम्युनिटी फॉरेस्ट को जोड़ेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एरिया को और कम्युनिटी रिजर्व्स को जोड़ेंगे ग्राम सभा से। वो ऐसे करके स्प्लिट करके इंटरचेंज करके फंसा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना दोनों लॉ और इनके बीच का लीगल कन्फ्लिक्ट। अब ओवरऑल हम मेंस का डायमेंशन देखते हैं कि सेक्रेड ग्रुप्स के रिगार्डिंग कंसर्न क्या क्या है। तो इनको सही से लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ है, उनका लोकल नेम है। दूसरा, लीगल कॉन्फ्लिक्ट भी मची रहा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और फॉरेस्ट राइट एक्ट के बीच, उनका कोई लीगल रिकॉग्निशन नहीं है। ये एक पहला चैलेंज है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पेड़ पे आएगा ही। कल्चरल डिक्लाइन हो रहा है, इंक्रोचमेंट हो रहा है, पेड़ को हम काट कर डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। तो ये सब कंसर्न्स हैं। हालांकि गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने रिकॉग्नाइज किया है कि सेक्रेड ग्रुप्स इंपॉर्टेंट हैं और इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि सेक्रेड ग्रुप सिर्फ कल्चरली और स्पिरिचुअली इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्रेड ग्रुप्स इकोलॉजी भी तो है। अरे तुलसी का पेड़ है, पीपल का पेड़ है या फिर केले का पेड़ है, तो वो सिर्फ पूजा करने के लिए थोड़ी है, वो तो एज ए ग्रीनरी भी काम कर रहा है ना, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। तो एज ए ट्री के कैटेगरी में जो ट्री का बेसिक रोल है, फॉरेस्ट का बेसिक रोल है, वो भी तो वो पूरा कर रहा है। तो सेक्रेड ग्रुप्स आर नॉट जस्ट sacred as they are divine, but also they have all the properties that we align with a tree। मतलब एक पेड़ का जो भी प्रॉपर्टी है वो सब अलाइंड है उस सेक्रेड ग्रुप्स के साथ। ठीक है, मान लो ये सेक्रेड ग्रुप एक है, अब इसकी पूजा हम करते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी हो गया कि ये पेड़ अब कोई काम नहीं करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, रेस्पिरेशन नहीं करेगा, ऑक्सीजन हमको नहीं देगा। तो ये सब काम तो वो करेगा ही क्योंकि पेड़ है। तो वो सिर्फ पवित्र नहीं है, डिवाइन नहीं है, अपना बेसिक इकोलॉजिकल सर्विस भी वो देता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेड ग्रुप्स अगर हम देखें तो वो बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन भी हमारा हो जाता है। बायोडाइवर्सिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है सेक्रेड ग्रुप्स। बायोडाइवर्सिटी में फ्लोरा फाउना आ जाएंगे। कल्चरल प्रिजर्वेशन होगा हम अगर सेक्रेड ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करें तो। फिर से कम्युनिटी लाइवलीहुड भी जनरेट होगा इस सेक्रेड ग्रुप्स वाले रीजन में। मान लो यहाँ सेक्रेड ग्रुप्स हैं तो इस रीजन के जो इंडिजीनियस लोग होंगे वो इस जंगल के छोटे छोटे फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, उनके जो जंगल के जो अलग अलग होते हैं ना ट्रेडेबल आइटम्स, उनसे वो कम्युनिटी लाइवलीहुड भी जनरेट कर सकते हैं। फॉरेस्ट में उनका लाइवलीहुड जनरेट होगा और होता भी है। वो उन पेड़ों के बचे हुए टुकड़े से ना कुछ कुछ बनाकर बेचते हैं या फिर कुछ नेचुरल जड़ी बूटियों का होता है उसको वो बेचते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है सेक्रेड ग्रुप्स का। कम्युनिटी लाइवलीहुड भी हम इससे जनरेट करवा सकते हैं प्रोटेक्शन का राइट इन्हीं को देकर। जैसे कि देखो ना, यहाँ एक तरीके से कम्युनिटी मैनेजमेंट का ही तो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। ग्राम सभा को पूरी पावर दिए हुए हैं, ठीक, और इकोलॉजिकल बैलेंस तो हमारा मेंटेन रहेगा ही क्योंकि वो पेड़ वाले सारे लक्षण अपने पूरे करेगा। सिर्फ भगवान वाला रोल थोड़ी वो निभाएगा, दोनों रोल निभाएगा। हमारा भरोसा है कि हमारे भगवान इसमें हैं, लेकिन उसका मानना यह है कि वो तो पेड़ है, वो तो अपना काम कर ही रहा है। हाँ, हम जिसमें अपनी आस्था रखेंगे वो सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक। तो बस ये ध्यान रखना होगा कि सेक्रेड ग्रुप्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये डिवाइन और स्पिरिचुअल है, ये तो है ही, चलो ठीक है, हमारी बिलीफ है, हम इसको मान रहे हैं। लेकिन सेक्रेड ग्रुप्स एक ट्री है और ट्री का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे इकोलॉजी के लिए। हम एफॉरेस्टेशन क्यों करने की बात कर रहे हैं, हम मियावाकी टेक्निक की बात क्यों करते हैं? मियावाकी टेक्निक क्या है? मियावाकी टेक्निक पता है तुमको क्या होती है? मियावाकी टेक्निक जापान की टेक्निक है। इसको हैदराबाद का शहर ने इंट्रोड्यूस किया है। हैदराबाद का शहर जो है उन्होंने इस जापान के टेक्निक को अपने शहर में इंट्रोड्यूस किया है। क्यों किया है? देखो, कल तुमको हम एक टॉपिक कराए थे कि अर्बन प्रेशर बढ़ेगा, शहर में लोग बढ़ेंगे। शहर में लोग बढ़ेंगे तो घर चाहिए रहने के लिए। घर कहाँ से आएगा? जो हरा भरा स्पेस है उसको काटो, उस जमीन पे घर बना दो। तो लोग बढ़ेंगे तो घर बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो शहरों पे अर्बन प्रेशर आएगा ना। तो मियावाकी टेक्निक ये कहता है कि ठीक है, अर्बन प्रेशर आ रहा है ना, ये मान लो अर्बन एरिया है, अर्बन प्रेशर आ रहा है, आने दो, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट ऐसे करो जिसमें ग्रीनरी शामिल हो। मियावाकी टेक्निक ये कहता है, सपोज करो ये सोसाइटी है, यहाँ घर है, यहाँ घर है, यहाँ घर है, यहाँ घर है और यहाँ रोड है। तो मियावाकी टेक्निक ये कहती है ना कि ऐसे डेवलपमेंट, ये तो तुम डेवलपमेंट कर लिए, डेवलपमेंट कर लिए, डेवलपमेंट कर लिए, डेवलपमेंट कर लिए, रोड वोड बना दिए, लेकिन इसके साइड साइड ना ग्रीनरी करो। ऐसे इनकॉर्पोरेट करो अपने डेवलपमेंट में कि तुम्हारे पूरे डेवलपमेंट में ट्रीज इन सब का
एकोमोडेशन हो, घर के आसपास, रोड के आसपास ग्रीनरी का कॉन्सेप्ट आ जाए। ऐसे ये जितना हम ग्रीनरी दिखा रहे हैं, मियावाकी टेक्निक ये कहती है कि घर के चारों तरफ बाउंड्री, रोड के चारों तरफ बाउंड्री पेड़ों की बनाओ। ठीक, तो ये जापान की टेक्निक है जिसको हैदराबाद के शहर ने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। ठीक, मतलब डेवलपमेंट रोक तो नहीं सकते हैं, तो डेवलपमेंट करते रहो, लेकिन ग्रीनरी का ध्यान रखो। तो ऐसा डेवलपमेंट करो जिसमें हम डेवलपमेंट और पेड़ दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं, वो है मियावाकी टेक्निक। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंस था सेक्रेड ग्रुप्स का। करंट गवर्नमेंट स्टेप्स क्या क्या ले रही है सेक्रेड ग्रुप्स के लिए, तो कैंपा एक नियम चलता है, कैंपा तुमको हम कराए हुए हैं, करंट अफेयर में आता रहता है, तुमको कराए हैं, जिसमें कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, ये एफॉरेस्टेशन के लिए फंड जनरेट होती है। ठीक, और ग्रीन इंडिया मिशन, ये सब हम पढ़ते ही रहते हैं, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट स्टेप्स हैं। कभी कैंपा आएगा इंडिविजुअल न्यूज़ में तो कराएंगे, पहले कराए हुए हैं, ध्यान में आया होगा तुमको। कुछ सॉल्यूशन बता दो, इतने जो चैलेंजेस ऊपर देखे हैं, ऊपर जो इतने चैलेंज कंसर्न्स देखे हैं, इसका कुछ सॉल्यूशन बता दो। सॉल्यूशन ये है कि सर्वे करो, लीगल उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो सेक्रेड ग्रुप्स को। पहले तो सर्वे करो कहाँ कहाँ हैं, कितने हैं, फिर उनको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, कम्युनिटी वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उसको एम्पावरमेंट दो, कंजर्वेशन इफोर्ट्स लेकर आओ, पीपीपी मॉडल लेकर आओ। पीपीपी मॉडल में गवर्नमेंट और एनजीओ एक साथ कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं। गवर्नेंस में अलग अलग गवर्नमेंट इंटरेक्शन हम कराए थे ना, G2G इंटरेक्शन, G2B इंटरेक्शन, उसी तरीके से एक इंटरेक्शन कराए थे। गवर्नमेंट इंटरेक्ट करती है एनजीओज के साथ भी, तो वो भी गवर्नमेंट एक प्राइवेट एंटिटी के साथ इन्वॉल्व हो रही है ना, तो ये पीपीपी मॉडल हो गया। ठीक, पीपीपी मॉडल पे भी हम एनजीओज के साथ मिलकर सेक्रेड ग्रुप्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बस ये पूरा सेक्रेड ग्रुप्स था, मेंस प्रीलिम्स सारे के पर्सपेक्टिव से खत्म, देख लो जरा। ठीक, चलो तीसरा क्वेश्चन देखो। अच्छा, आज का जो मेंस का क्वेश्चन है ना, वो भी सेक्रेड ग्रुप्स के रिगार्डिंग डाल दिए हैं, देख लेना। सवालकोट डैम, सवालकोट डैम ये है कहाँ, ये थर्ड टॉपिक देखो, ये है कहाँ, तो जम्मू एंड कश्मीर में है। किस रिवर पे है, चेनाब रिवर पे है। ये है कैसा, तो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। सवालकोट कोटा डैम पे ना रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट बना हुआ है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये। ठीक, अब ये न्यूज़ में आज क्यों आया है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसा बोला है कि सवालकोटा डैम जो इंडिया बनाया है, बना रहा है, इससे पाकिस्तान का पानी रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, ऐसा पाकिस्तान ने बोला है। तो उसकी बात छोड़ दो, तुमको हम पूरी कहानी बता देते हैं कि वो किस हैसियत से बोला है। चेनाब रिवर पे बना है सवालकोट डैम, जम्मू एंड कश्मीर में ये है। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये है। अब देखो, एक है हमारा इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई है, वर्ल्ड बैंक ने कराई है। अब इस इंडस रिवर के अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं, और चेनाब भी एक ट्रिब्यूटरी है, और चेनाब रिवर पे ही सवालकोट डैम है। पहले इंडस वाटर ट्रीटी देखो। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुआ था, इंडिया पाकिस्तान के बीच, वर्ल्ड बैंक ने मीडिएशन कराया था। इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो ईस्टर्न रिवर हैं, रवि, ब्यास, सतलज, ये पूरा इंडिया का रहेगा, इस पर पूरा कंट्रोल इंडिया का है, पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं। और जो वेस्टर्न रिवर हैं जैसे कि इंडस, झेलम, चेनाब, ये तीनों का पानी पाकिस्तान के लिए रहेगा, लेकिन ये तीनों का पानी, वेस्टर्न रिवर का पानी पाकिस्तान का है, लेकिन कंडीशन ये है कि इंडिया इसका लिमिटेड यूज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया यूज नहीं करेगा, करेगा, लिमिटेड यूज करेगा। इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना सकता है, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट बना सकता है, और उस बस कंडीशन ये है कि उसकी डिटेल हमको पाकिस्तान के साथ शेयर करनी होगी। ये इस ट्रीटी में लिखा है जो तुमको हम बता दिए। तो ईस्टर्न रिवर तो पूरा इंडिया का, पूरा इंडिया का कंट्रोल, वेस्टर्न रिवर पाकिस्तान का, लेकिन इंडिया लिमिटेड वे में इस्तेमाल इसका करेगा, ऐसा ट्रीटी में लिखा हुआ है। ठीक, तो ये इंडस वाटर ट्रीटी था। अब देखो, अब ध्यान से देखना, इंडस वाटर ट्रीटी तुमको हम करा दिए। ये चेनाब रिवर किसके अथॉरिटी में आता है, पाकिस्तान के, लेकिन इंडिया लिमिटेड वे में यूज़ कर सकता है ना। तो हमने सवालकोटा डैम बनाया हुआ है, चेनाब रिवर पे बना रहे हैं, तो और ट्रीटी में लिखा है कि हम बना सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। तो उसी पे पाकिस्तान ने बोला है कि नहीं नहीं, इंडिया बना रहा है, ये ट्रीटी के अकॉर्डिंग बना रहा है, इससे पाकिस्तान का पानी रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, इसलिए सवालकोटा डैम न्यूज़ में आ गया है, बस बात खत्म। बाकी सब रिपीटेड टॉपिक थे, वही यूएस का ट्रेड डील और कुछ था, मतलब नहीं है करने का, बेफिक्र रहना, करंट अफेयर में छूटेगा कभी कहीं से कुछ नहीं। ठीक, चलो टेक केयर।